चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। राष्ट्रीय राजधानी में आज भाजपा के रोड शो के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने कुछ मार्गों पर यातायात प्रतिबंध लागू किए हैं, जिससे कई इलाकों में वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। इस रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई भाजपा नेता शामिल होंगे। संसद मार्ग पर पटेल चौक गोल चक्कर से जयसिंह रोड जंक्शन तक निकाले जाने वाले इस रोड शो में भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है। यह रोड शो आज दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। पुलिस ने कहा कि रोड शो मार्ग के आसपास के इलाकों में सुचारू यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। यातायात परामर्श के मुताबिक अशोका रोड, जयसिंह रोड, संसद मार्ग, टॉलस्टॉय रोड, रफी मार्ग, जंतर मंतर रोड, इम्तियाज खान मार्ग और बंगला साहिब लेन दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेंगी। इसके अलावा और भी कई मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। आज से भाजपा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नई दिल्ली स्थित एनडीएमसी केंद्र में बुलाई गई है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह पहली बैठक है। 2 दिवसीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सहित केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाजपा नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के लिए 1 साल के विस्तार की घोषणा कर सकता है, जिनका कार्यकाल इस महीने के अंत में समाप्त हो रहा है। नेपाल में रविवार को हुई विमान दुर्घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। दिल दहला देने वाली इस दुर्घटना में अब तक 69 शवों को बरामद किया जा चुका है। खबर है कि इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों में नेपाल की जानी मानी लोक गायिका नीरा छंत्याल भी सफर कर रही थी, जिनका प्लेन क्रैश में निधन हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंगर नीरा पोखरा में आयोजित एक संगीत कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी, लेकिन प्लेन क्रैश में उनका निधन हो गया। इस खबर से नीरा के फैंस को भी बड़ा झटका लगा है। इस विमान में सिंगर नीरा के साथ कुल 72 लोग सवार थे और अब तक 69 शवों को बरामद किया जा चुका है। इस हादसे में लोगों की रूह कांप गई है। जालंधर के थाना मकसूदा के अंतर्गत आते पंजाबी बाग के समीप व्यक्ति द्वारा कॉल करके मोटरसाइकिल को आग लगा दी गई। आग के कारण 3 धमाके हुए, जिस कारण इलाका निवासी डरकर सड़कों पर आ गए। मोहल्ला निवासियों ने बताया कि जब वे सड़क पर आए तो देखा कि एक मोटरसाइकिल जल रहा था। कॉल करके व्यक्ति द्वारा आग लगाने की सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिल गई है। मोटरसाइकिल को आग लगाने वाले व्यक्ति की पहचान भी की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे जल्द ही व्यक्ति की पहचान करके उसके खिलाफ बनती कार्रवाई करेंगे। मोहल्ला निवासियों ने गुहार लगाई है कि वे ऐसे क्राइम करने वालों पर कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजें। ज्ञात रहे कि देहात के इलाके में दिन प्रतिदिन क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर राजधानी दिल्ली, पंजाब समेत देश के कई अन्य शहरों में बड़े हमले करने की साजिश रच रही है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इस संबंध में अलर्ट जारी किया है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में पता चला है कि आईएसआई ने भारत में आतंकी हमले करवाने के लिए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गों की मदद ली है। भारत में होने वाले G20 समिट पर भी इस्लामिक स्टेट और अलकायदा की नजर है। पाकिस्तान की मदद से इन आतंकी संगठनों की साइबर विंग साइबर स्पेस पर काफी एक्टिव हो चुकी है और G20 समिट के दौरान बड़े साइबर हमले करने की फिराक में है। खुफिया रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान अपने स्लीपर सेल और अवैध रोहिंग्या को इस्तेमाल कर 26 जनवरी के मौके पर दिल्ली और पंजाब में ब्लास्ट करवा सकता है। आईएसआई ने भारत के विभिन्न शहरों में आतंकी हमले करवाने की साजिश रची है। हत्या और रेप केस में सजायाफ्ता डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम एक बार फिर से जेल से बाहर आ सकता है। रोहतक की सुनारे जेल में सजा काट रहा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने एक बार फिर से पैरोल के लिए अर्जी लगा दी है। 25 जनवरी के भंडारे और सत्संग के लिए डेरा मुखी ने जेल प्रशासन को आवेदन भेजा है और सिरसा आने की अनुमति मांगी है। हरियाणा सरकार और प्रशासन सुरक्षा एंगल पर विचार कर रहे हैं। दरअसल डेरा सच्चा सौदा के दूसरे संत शाह सतनाम महाराज के दिवस पर डेरे में 25 जनवरी को भंडारा और सत्संग आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में शामिल होने के लिए डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम एक बार फिर से जेल से बाहर आ सकता है। हालांकि सिरसा में अगर राम रहीम आता है तो सरकार के लिए भी बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, इसलिए इस मसले पर काफी गहनता से विचार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सिरसा डीसी के पास लॉ ऑर्डर की फाइल पहुंच चुकी है और इस पर रिव्यू करना बाकी है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को अनूठे ढंग से मना रहा है और इस श्रृंखला में मुख्यमंत्री की पहल पर 266 योग सहायकों की सेवाएं लेने की पेशकश की गई है, जो ग्रामीण अंचल में बनाए गए पार्क एवं व्यायामशालाओं में लोगों को योग के प्रति प्रेरित करेंगे। 21 जून 2023 को पड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इस बार हरियाणा का ग्रामीण अंचल भी पूरी तरह से योगमयी नजर आएगा। इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सर्वप्रथम मकर संक्रांति के दिन मुख्यमंत्री ने क्लिक के साथ हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से 266 योग सहायकों को ऑनलाइन जॉब ऑफर भेजे। लगभग 340 योग सहायकों को पहले ही नियुक्त किया जा चुका है। मुख्यमंत्री की पहल पर अब आने वाले समय में गांवों में पार्क एवं व्यायामशालाएं बदली नजर आएंगी। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया, जिसके फलस्वरूप दुनिया भर के सैकड़ों देशों ने योग दिवस को अपनाया है। हरियाणा में सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 से अधिक पार्क एवं व्यायामशालाएं बनवा रही है, जहां पर लोग योग के साथ साथ अन्य खेल भी खेल सकते हैं। इस वर्ष का योग दिवस हरियाणा में विशेष रहेगा, क्योंकि अब योग सहायकों की सेवाएं लेने की पहल की गई है। अब की बार ग्रामीण अंचल भी योग में होगा। राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा में पंजाब में दाखिल होने के बाद 3 दिन की ब्रेक पड़ गई है। यहाँ बताना उचित होगा कि भारत जोड़ो यात्रा शंभू बॉर्डर के जरिए पंजाब में दाखिल होने के बाद 11 जनवरी को फतेहगढ़ साहिब से शुरू हुई थी और यह यात्रा उसी दिन शाम को खन्ना के नजदीक पहुंचकर खत्म हो गई, जबकि अगले दिन 12 जनवरी को पायल से शुरू होकर शाम को लाडोवाल पहुंचने की बजाय दोपहर को लुधियाना के समराला चौक में रैली के साथ रोक दी गई। इसे लेकर चर्चा है कि राहुल गांधी उस दिन अपनी बहन प्रियंका गांधी का जन्मदिन मनाने के लिए दिल्ली चले गए थे और 13 जनवरी को लोहड़ी के मद्देनजर यात्रा को ब्रेक दिया गया। हालांकि यह यात्रा 14 जनवरी को सुबह लाडोवाल पॉइंट से शुरू कर दी गई थी, लेकिन कुछ देर बाद फिलौर के नजदीक सांसद संतोष चौधरी का निधन होने की वजह से यात्रा को रोक दिया गया था। अब सांसद संतोष चौधरी के अंतिम संस्कार के बाद रविवार दोपहर को जालंधर से दोबारा यात्रा की शुरुआत की गई। इससे पंजाब में एंट्री होने के बाद से लेकर अब तक यात्रा में 3 दिन की ब्रेक पड़ गई है। इसके चलते पुराने रूट में शामिल लुधियाना के समराला चौक से लाडोवाल पॉइंट के अलावा फिलौर के बाद गोराया, फगवाड़ा, कपूरथला और जालंधर के कई पॉइंट मिस हो गए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि उनका संगठन भारतीय किसान यूनियन अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में किसी भी राजनीतिक दल को कतई अपना समर्थन नहीं देगा। हालांकि उन्होंने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए यह संकेत जरूर दिया है कि उनके संगठन से जुड़े किसान लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहेंगे। राकेश टिकैत ने यह जरूर कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि जिन राज्यों में उनकी पार्टी की सरकार है वहां किसानों के हित में जल्दी उचित कदम उठाए जाएंगे। राकेश टिकैत ने यह भी जानकारी दी कि चुनाव से पहले राहुल गांधी किसान संगठनों के साथ बड़ी बैठक भी करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आवारा जानवरों की वजह से किसानों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने से किसान नाराज हैं। राकेश टिकैत ने बीजेपी और उनकी सरकारों पर हमला बोलने के साथ ही यह सफाई भी दी कि जहां पर किसानों पर अत्याचार होगा वहां पर वे उसका विरोध करेंगे, चाहे वहां बीजेपी की सरकार हो या गैर बीजेपी की। पूर्वोत्तर चीन में एक रासायनिक संयंत्र में हुए भीषण विस्फोट में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 अन्य लापता हैं। स्थानीय सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार रासायनिक इकाई परिसर से आग की लपटें और काले धुएं का गुबार निकलता नजर आया। शहर के उपनगरों में पानशान काउंटी की सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। स्थानीय पर्यावरण विभाग क्षेत्र में वायु गुणवत्ता पर इसके प्रभाव का आंकलन कर रहा है। अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आग की लपटें इकाई से इतर नहीं फैली। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले चीन में अक्सर घातक औद्योगिक दुर्घटनाएं होती रहती हैं। पश्चिमी इंडोनेशिया में सोमवार सुबह भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए, जिसका केंद्र समुद्र में था। भूकंप से कोई गंभीर क्षति या किसी के हताहत होने की तत्काल कोई सूचना नहीं है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप की तीव्रता 6.1 मापी गई है, जिसका केंद्र आचे प्रांत के एक तटीय जिले सिंगिकिल से 48 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में 48 किलोमीटर की गहराई पर था। इंडोनेशिया के मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान और भूभौतिकी एजेंसी ने सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की है। इंडोनेशिया की आबादी 27 करोड़ से अधिक है। प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर पर इसकी स्थिति के कारण यहाँ भूकंप का खतरा अधिक रहता है।
गौरतलब है कि पश्चिम जावा के सियांजो शहर में 21 नवंबर को आए 5.6 की तीव्रता वाले भूकंप में कम से कम 331 लोग मारे गए थे और करीब 600 लोग घायल हुए थे। दिल्ली में आज सोमवार सुबह शीतलहर का प्रकोप रहा और सफदरजंग वेधशाला में न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो 1 जनवरी 2021 के बाद से इस महीने सबसे कम तापमान है। लोधी रोड पर स्थित मौसम केंद्र ने न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में ठंड को लेकर 6 दिन का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान विभाग ने पहले दिल्ली में 17 से 18 जनवरी तक शीतलहर के लिए ऑरेंज चेतावनी जारी की थी। अभी तक इस महीने में 50 घंटे तक घना कोहरा दर्ज किया गया, जो 2019 के बाद से सबसे अधिक है। मैदानी हिस्सों में शीतलहर की घोषणा तब की जाती है जब न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।